डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो हम कर रहे थे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक और फंक्शंस ऑफ आरबीआई। उसमें हमने जो क्वेश्चन किया था, लास्ट में जो टॉपिक छोड़ा था वो था हमारा क्रेडिट कंट्रोल, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो क्रेडिट कंट्रोल है हमें डिटेल में करना है। ये सारे क्रेडिट कंट्रोल के जो है इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हमने वन बाय वन लेना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का आ सकता है। 4 मार्क्स का आने का मतलब ये कोई भी पॉइंट आपसे अलग अलग 4 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इसी को डिटेल में करेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल है क्या, इसमें आरबीआई या सेंट्रल बैंक किस तरह से मेथड्स को अडॉप्ट करता है। अब सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है? जब हम यहाँ क्रेडिट कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो यहाँ आरबीआई इकोनॉमी में ये चाहता है कि इकोनॉमी में कब लोगों को ज़्यादा लोन प्रोवाइड किए जाएं और कब लोगों को कम लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाए। तो ये मेथड्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स। अब क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स हमने देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक है क्वांटिटी और एक है क्वालिटेटिव। दोनों मेथड्स अलग अलग हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव वर्ड बना है क्वांटिटी से, क्वांटिटी से कि ये जो है ये क्रेडिट की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। क्रेडिट की क्वांटिटी को कंट्रोल करने का मतलब पूरी इकोनॉमी पर ये मेथड्स एक साथ अप्लाई किए जाते हैं। अलग अलग सेक्टर्स के लिए इनके लिए अलग अलग कोई प्रोविजन नहीं होता। ये सब सारी इकोनॉमी पर, इकोनॉमी के जितने डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उन डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर ये जो हैं हमारे एक साथ अप्लाई किए जाते हैं। तो ये जो वर्ड है क्वांटिटी, लोन की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटी मेथड। इसमें हमारे पास ये 5 मेथड्स हैं, 1 2 3 4 5 मेथड्स को हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग मेथड आपके पास अलग अलग मार्क्स में आ सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में आ सकते हैं। हर एक मेथड में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन करने के बाद हम देखेंगे इकोनॉमी में डिफरेंट सिचुएशंस में हम इनका कैसे यूज करें। अब इकोनॉमी में डिफरेंट सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? इकोनॉमी में या तो हो सकता है इन्फ्लेशन या हो सकता है डिफ्लेशन। कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। फिर दोबारा बता रही हूँ। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन उतना है नहीं, डिमांड ज्यादा है, तो उससे इकोनॉमी में क्या होता है, जब गुड्स की डिमांड ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है तो महंगाई बढ़ने लगती है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड। अब इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड में क्या होता है कि लोगों के पास मनी सप्लाई बहुत ज्यादा, पैसा ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं है। अब पैसा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा? इकोनॉमी में प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। इसको हम इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड कहते हैं। दूसरी सिचुएशन होती है इकोनॉमी में लोगों के पास मनी सप्लाई नहीं है, प्रोडक्शन है लेकिन मनी सप्लाई नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब मनी सप्लाई नहीं है तो लोग मार्केट में डिमांड नहीं करते। अब लोग जब मार्केट में डिमांड नहीं करेंगे तो मार्केट में डिमांड नहीं होगी, सामान नहीं बिकेगा, प्राइस कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज हम ये देखेंगे कि एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन में इसका कैसे यूज किया जाता है, और जब डिमांड की कमी होती है उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड में या डिफ्लेशन में इसको कैसे यूज किया जाता है। अब यहाँ सबसे पहले हम ले रहे हैं बैंक रेट। फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं बैंक रेट। अब बैंक रेट में अभी बताया था, सबसे पहले हमें उसकी पॉइंट की डेफिनेशन लेनी है। बैंक रेट क्या है? हमें जब लोन लेना होता है हम जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास, लेकिन जब कमर्शियल बैंकों को लोन लेना है तो वो जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास।
ये लास्ट क्लास में हुआ भी था, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, लोन की रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक पूरा करता है। अब जब हम कमर्शियल बैंकों से लोन लेते हैं तो हम कमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेंगे तो आरबीआई भी उनसे कुछ इंटरेस्ट रेट लेगा। ऐसे नहीं है कि बिना इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा उधार देगा। तो जो बैंक रेट है, बैंक रेट क्या है? बैंक रेट का मतलब वो रेट जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। और ये पैसा उधार दिया जाता है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए मतलब काफी लंबे टाइम के लिए लोन दिए जाते हैं ये। अब ये लंबे टाइम के लिए लोन दिए जा रहे हैं तो इसमें जैसे हमें कमर्शियल बैंकों के पास कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है। जब हम लोन लेने जाते हैं, कार का लोन है, मकान का लोन है, तो कोई ना कोई चीज ऐसे सिक्योरिटी हमें रखनी पड़ती है। तो कमर्शियल बैंक भी जब आरबीआई के पास लोन लेने जाते हैं तो उन्हें भी कोई ना कोई जो सिक्योरिटी है वो उनको आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। सिक्योरिटी में या बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है या कोई भी और अदर कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं। तो ये जो है वो एज ए सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखेंगे और आरबीआई उनको लोन देगा। तो आरबीआई जिस रेट के ऊपर उनको लोन देगा वो कहलाता है बैंक रेट। तो अगर हम बैंक रेट की डेफिनेशन 1 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends money to the commercial bank for long term needs by discounting exchange of bill or other any commercial papers। तो ये हो गई डेफिनेशन। अब हम इसको देखेंगे कि इन्फ्लेशनरी कंडीशन या डिफ्लेशनरी कंडीशन में इसका कैसे यूज किया जाता है। पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ जो सेंट्रल बैंक इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर उसका हमारे ऊपर डायरेक्ट इस्तेमाल तो डायरेक्ट तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा आरबीआई है उसके साथ हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन आरबीआई के एक्शन से हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। वो एक्शन एक चेन इफेक्ट होता है। तो उस चेन इफेक्ट को हम देखेंगे कि वो चेन इफेक्ट क्या है। अब इस चेन इफेक्ट को देखिए, हम ले रहे हैं बैंक रेट। अब बैंक रेट में हम ले रहे हैं इन्फ्लेशन। दो सिचुएशन बताई थी, या तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अगर इन्फ्लेशन है या एक्सेस डिमांड है तो वहां बैंक रेट का यूज कैसे किया जाता है? बैंक रेट की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। यहां इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बहुत है, मनी सप्लाई ज्यादा है। इन्फ्लेशन तभी होता है, मनी सप्लाई है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है, लोग मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, सामान नहीं मिल रहा है, तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट इंक्रीज कर देता है। अब बैंक रेट इंक्रीज होने का मतलब कमर्शियल बैंकों ने जब आरबीआई से पैसा उधार लिया तो आरबीआई से वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर पैसा उधार लेके आ गया। अब कमर्शियल बैंकों को जब आगे से ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा उधार मिलेगा तो वो क्या करेंगे? वो जो कस्टमर हैं उनको जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देंगे। तो इससे क्या हुआ? बैंक रेट इंक्रीज हुआ। बैंक रेट इंक्रीज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंकों के लिए खुद पैसा आगे से महंगा उधार आ रहा है, तो वो भी क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज कर देगा। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो हमारे लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। उससे जो लोन की डिमांड है, डिमांड फॉर लोन, वो डिक्रीज हो जाएगी। चाहे इन्वेस्टर है चाहे कंज्यूमर है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो डिमांड फॉर लोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जब लोग डिमांड फॉर लोन डिक्रीज हो रही है तो इकोनॉमी में पैसा भी कम आएगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिएगा कारों के ऊपर ही गवर्नमेंट जो है लोन की इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, तो लोग कारों के लिए लोन कम लेंगे। कारों के लिए लोन कम लेंगे तो अपने आप लोन कम मिलेगा, हाथ में पैसा कम आएगा, तो उससे अपने आप कार की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई
रिड्यूस हो गई, और मनी सप्लाई रिड्यूस होने का मतलब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं रहा, तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, डिमांड भी डिक्रीज हो गई। और डिमांड डिक्रीज होने का मतलब जो हम प्रोसेस कर रहे थे कि जो एक्सेस डिमांड था इकोनॉमी में, क्या चल रहा था, एक्सेस डिमांड थी, वो एक्सेस डिमांड भी क्या हो गई आपकी, रिड्यूस। तो ये जो मैंने एरो के निशान में लिखा है एग्जाम में आपको इसमें से यूज नहीं करना है, ये सब समझाने के लिए किया है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको इसका पूरा पैराग्राफ बनाना है, वन के बाद एक एक लाइन के बाद एक एक लाइन आपने जोड़नी है। तो इस तरह से नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए इजी हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे बनाया गया है। आपको जब लिखना है तो इसमें पूरा पैराग्राफ लिखना। तो ये हुआ इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड में क्या किया जाएगा। अब है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब डेफिशिएंट डिमांड। जैसे इस समय देखिए आरबीआई कितनी कोशिश कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड की कमी हो गई है। तो डिफ्लेशन में क्या होगा, यहाँ लोगों के हाथ में मनी सप्लाई कम है, पैसा कम है, लोग सामान नहीं खरीद रहे, तो यहाँ इकोनॉमी में लोगों को पैसा देना है। तो पैसा डायरेक्ट तो आरबीआई दे नहीं सकता, तो आरबीआई क्या करेगा, यहाँ बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा। अब कमर्शियल बैंकों को जब आगे से पैसा सस्ता उधार मिल रहा है तो वो ग्राहकों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा। बिल्कुल इसको ऊपर वाले का अपोजिट चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होने से जो इन्वेस्टर हैं, कंज्यूमर हैं, वो लोन ज्यादा लेंगे, डिमांड फॉर लोन इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड फॉर लोन इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है तो लोग उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर, कंज्यूमर आइटम्स पर खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो आपके पास जो एक्सेस डिमांड है, जो डेफिशिएंट डिमांड थी, डिमांड की कमी थी, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपके पास बैंक रेट हो गया। बैंक रेट में दोबारा फिर बता रही हूँ क्या करना है। बैंक रेट में सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन 1 मार्क के लिए अलग से पूछी जा सकती है, और फिर हम दो सिचुएशन देखेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या किया जाएगा। ये अलग से 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट को कैसे यूज किया जाता है, या डिफ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट को कैसे यूज किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया बैंक रेट। ऐसे हम पांचों पॉइंट्स 1 बाय 1 करके करेंगे। सेकंड है हमारे पास रेपो रेट। सेकंड क्या है हमारे पास, रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये किया है ऐसे ही आप रेपो रेट को करेंगे। रेपो रेट की डेफिनेशन, फिर रेपो रेट को यूज कैसे करते हैं, एक्सेस डिमांड में, डेफिशिएंट डिमांड में, दोनों सिचुएशंस में हम इसको कैसे करें। रेपो रेट और बैंक रेट काफी कुछ एक जैसे हैं। काफी कुछ एक जैसे होने का मतलब ये वो रेट है जिसके ऊपर देश का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। फिर ये हमने दोनों को अलग अलग क्यों किया, ये है रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर लॉन्ग टर्म लोन लेने हैं तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट लिया जाता है वो होता है बैंक रेट। लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिए जाते हैं तो उसके लिए जो रेट लिया जाता है वो रेट होता है रेपो। तो रेपो रेट और यहाँ बैंक रेट में 1 नंबर का डिफरेंस आया था एक बार। दोनों रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है वो दोनों रेट ही हमारे बैंक रेट और रेपो रेट हैं। बस फर्क क्या है, बैंक रेट होता है जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार देता है, और रेपो रेट क्या है जिसमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिनों के लिए, कई बार क्राइसिस हो जाता है बैंकों के पास थोड़े दिनों के लिए। यहाँ बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं ले रहे हैं, यहाँ बैंक जो पैसा उधार ले रहे हैं कोई क्राइसिस है, उस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार दे रहा है। जबकि बैंक रेट में क्या है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेके और उसको आगे प्रॉफिट के लिए आगे किसी और को जो है कस्टमर को दे रहे हैं। तो यह ध्यान रखना कि जो रेपो रेट है उसका फंक्शन भी सेम ऐसे ही चलेगा जैसे यहाँ है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, जनरली few days।
अब इसमें भी क्या है, ये भी जो है कौन तय करता है, ये तय करता है सेंट्रल बैंक। ये जो हमारे पास है बैंक रेट, ये भी सेंट्रल बैंक तय करता है, रेपो रेट है, ये भी सेंट्रल बैंक तय करता है। कभी जब आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर देखना आरबीआई अपनी जब पॉलिसी को डिक्लेयर करता है तो उसमें ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये रेट जो है, सारे रेट जो है वो सेंट्रल बैंक ही फिक्स करता है। तो रेपो रेट का भी यूज़, अब ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है, तो ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बोर्ड पे लिखने में बिल्कुल सेम फंक्शन चलेगा। बस यहाँ जो बैंक रेट है, बैंक रेट की जगह चेंज करके रेपो रेट कर दो, और कुछ नहीं करना। अगर इसकी जो फंक्शनिंग आप कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बैंक रेट था, बैंक रेट की जगह आपने यूज कर दिया रेपो रेट। यहाँ भी बैंक रेट की जगह आपने यूज कर दिया रेपो रेट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इन्फ्लेशन में रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है, डिमांड फॉर लोन इंक्रीज हो जाती है, सेम प्रोसेस चलेगा। तो जब ये आता है तो आप एक याद कर लो, बैंक रेट, और उसका सेम हमारे पास रेपो रेट हो जाएगा। बस डेफिनेशन में फर्क आ जाएगी कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड के लिए है और जो रेपो रेट है वो है शॉर्ट टर्म नीड के। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है यहाँ हमारे पास CRR, कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो, ये पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, हर एक कमर्शियल बैंक को अपने जो उसके पास टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट में नेट डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, कोई भी सारे डिपॉजिट हैं, जो भी सारे डिपॉजिट हैं, उन डिपॉजिट का एक हिस्सा, एक पार्ट आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। ये कंपल्सरी होता है, वॉलंटरी नहीं होता कि कमर्शियल बैंक के नहीं मेरी मर्जी है तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं। जो रेशो सेंट्रल बैंक ने फिक्स कर दिया, वो रेशो हर एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिएगा जो कमर्शियल बैंक है उसके पास डिपॉजिट्स हैं, उसकी जो एसेट्स हैं वो हैं 1 करोड़। CRR कैश रिजर्व रेशो, फुल फॉर्म है इसकी कैश रिजर्व रेशो। CRR 10% है तो 1 करोड़ का 10% क्या हुआ, 10 लाख। तो इस कमर्शियल बैंक को 10 लाख रुपीस आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाने ही पड़ेंगे। इट इज कंपल्सरी। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि आप ये सोचें कमर्शियल बैंक हमें जमा करवाना है या नहीं जमा करवाना, आपको जमा करवाना ही पड़ेगा। और ये जो जमा करवा रहे हो, ये अभी बताया, ये वॉलंटरी नहीं होता, ये कंपल्सरी होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो CRR की डेफिनेशन क्या होगी, कैश रिजर्व रेशो, इट इज द रेशो ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक व्हिच हैज टू केप्ट विद सेंट्रल बैंक। अब इसका फंक्शन कैसे चलेगा, इसका फंक्शन देखिए, जैसे हमने बैंक रेट का फंक्शन किया है ऐसे आपके पास ये चलेगा। करना हमने ऐसे ही है, इन्फ्लेशन में कैसे यूज किया जाएगा और डिफ्लेशन में इसको कैसे यूज किया जाएगा। कैश रिजर्व रेशो CRR, इन्फ्लेशन में CRR को इंक्रीज कर दिया जाता है। CRR को इंक्रीज करने का मतलब अब कमर्शियल बैंकों को अपना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल बताया था 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 10% उसको रखना था, 10 लाख रुपए रखने थे, 90 लाख रुपए उसके पास बचे हुए थे जिसको वो लोन में कन्वर्ट कर सकता था। CRR बढ़ा दिया, 10 से 20% कर दिया। 10 से 20% करने का मतलब क्या हुआ कि अब कमर्शियल बैंकों को 1 करोड़ का 20% 20 लाख रुपए आरबीआई के पास रखने पड़े। अब आरबीआई के पास 20 लाख रखती है तो उनके पास क्या हो गया, सिर्फ 80 लाख रुपए पड़े। अब 80 लाख है तो आगे लोन में कन्वर्ट क्या होंगे, कम पैसे होंगे। तो CRR बढ़ाने से जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन लास्ट क्लास में हमने किया था, जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि बैंक अब सिर्फ 80 लाख आके लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले 90 लाख थे, अब 80 लाख है। अब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, इकोनॉमी में पैसा कम आएगा। चाहे तो आप फार्मूला यूज करके देख सकते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट में एक बार 20% डाल दो, एक बार 10% डाल दो, तो अपने आप देखना जो क्रेडिट क्रिएशन का टोटल डिपॉजिट थे वो अपने आप कम आएंगे।
मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो जो एक्सेस डिमांड है वो भी आपकी क्या हो गई, रिड्यूस। अब आगे देखिए डिफ्लेशन में, ये याद करने के लिए जब आप एक याद करेंगे ना तो दूसरा बिल्कुल इसको अपोजिट है, तो एक अच्छे से समझ लो तो दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। आपके पास डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन में CR जो है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। RBI कहता है कि आप जो है अपने पास ज्यादा पैसा रखो, हमारे पास रिजर्व के रूप में कम रखो। CR डिक्रीज हुआ, क्रेडिट क्रिएशन जो कैपेसिटी है वो हमारी रिड्यूस हो गई, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। मनी सप्लाई इंक्रीज होने से जो डेफिशिएंट डिमांड थी हमारे पास, लोगों के हाथ में पैसा आया तो लोग खर्च करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड जो है वो हमारे पास कंट्रोल में आ जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड से डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास थर्ड हुआ CRR, कैश रिजर्व रेशियो। फोर्थ हम करेंगे SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। और ये जो CRR और SLR है अगर आप दोनों को प्लस कर दो तो जो हमने क्रेडिट क्रिएशन किया था ये कहलाता है लीगल रिजर्व रेशियो। दोनों को प्लस करके CRR और SLR दोनों को प्लस करके लीगल रिजर्व रेशियो आता है जो हमने क्रेडिट क्रिएशन में वर्ड यूज किया था। तो अब हम SLR के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि SLR हमारे पास क्या है। जब हम SLR की बात कर रहे हैं तो SLR और CRR ये भी दोनों कुछ एक जैसे ही हैं। हमारे पास SLR क्या है, हर एक कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट होते हैं उसका एक हिस्सा उसने आगे के पास रख दिया जिसको हमने CRR का। अब उसके बाद जो टोटल डिपॉजिट है उस सारे डिपॉजिट्स को CRR के रूप में रखने के बाद सारे डिपॉजिट को वो आगे लोन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अपनी कैश लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए उसको अपने पास भी अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा कैश के रूप में रखना पड़ता है जिसको बोलते हैं SLR। दोनों में फर्क क्या है, CRR का पैसा RBI के पास रखा जाएगा और SLR का पैसा अपने पास रखा जाएगा जिसको वो यूज नहीं कर सकता है। तो यहाँ SLR का भी सेम फंक्शन रहेगा जो आपका CRR का है, बस यहाँ जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है CRR की जगह आप SLR। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिएगा टोटल डिपॉजिट है 1 करोड़, CRR 10%, 1 करोड़ में से 10% उसने रख दिया RBI के पास, उसके पास बच गया 90 लाख। अब हम मान लेते हैं SLR भी 10% है। अब 90 लाख का 10% 9 लाख उसको अपने पास कैश रखना पड़ेगा और आगे 81 लाख को वो लोन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये CRR और SLR का पैसा, दोनों पैसा ऐसा है जो भी जहां रखा है वो आगे इकोनॉमी में मनी सप्लाई के रूप में नहीं जा। तो एक्सेस डिमांड में इन दोनों को इंक्रीज कर दिया जाता है। कमर्शियल बैंकों को अपने पास भी ज्यादा कैश रखना है, RBI के पास भी ज्यादा कैश रखना है। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो वहां मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, इकोनॉमी में पैसा कम जाता है। जब डिफ्लेशन है, डेफिशिएंट डिमांड है, वहां इकोनॉमी में आपने मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो ये दोनों रेशियो ही डिक्रीज कर दिए जाते हैं। दोनों रेशियो डिक्रीज करने का मतलब कमर्शियल बैंकों को RBI के पास भी कम पैसा रखना है और कमर्शियल बैंकों को अपने पास भी कैश पैसा कम रखना है, आगे लोन के रूप में वो ज्यादा कन्वर्ट कर सकते। अब लोन ज्यादा देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिशिएंट डिमांड है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास CRR और SLR है और CRR और SLR दोनों को मिला के हमने क्रेडिट क्रिएशन में दिया था LR, क्योंकि ये दोनों पैसा देखो जो है बैंकों का पैसा ब्लॉक ही हो गया, बैंक आगे लोन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए दोनों को हमने मिला के लिया था LRR। अगला है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमारे पास क्या है, ये भी RBI का है। अब इससे पहले हमने जो 3 किए थे ये तीनों जो हैं इनका रेट जो है वो RBI तय करता है।
चाहे बैंक रेट है, चाहे रेपो रेट है, चाहे CRR है, चाहे SLR है, सबका रेट जो है RBI तय करता है। RBI अपने हर एक 6 मंथ के बाद अपनी मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसका एनालिसिस करता है और उसमें रेटों के बारे में बताया जाता है। जैसे इकोनॉमिक की सिचुएशंस होती हैं उसी हिसाब से रेट भी चेंज कर दिया जाता है। और अगर मान लो इमरजेंसी है तो छठे महीने से पहले भी, 6 महीने से पहले भी RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एनालिसिस करके इनमें चेंज कर सकता है। अभी लॉकडाउन में ही आपने देखा होगा RBI के गवर्नर जो बोल रहे थे तब इन्होंने इसमें चेंज किया था, क्योंकि इकोनॉमी में इस समय क्या चल रहा है, डेफिशिएंट डिमांड चल रही है, डिमांड कंट्रोल में नहीं आ रही। तो हम बात कर रहे थे फोर्थ इंस्ट्रूमेंट की, वो है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो टाइम टू टाइम पर जो बहुत सारी उनके पास एसेट्स है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज है, गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इनको मार्केट में सेल और परचेज करता रहता है। इस फंक्शन को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस की डेफिनेशन हम देखें। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू direct purchase or sale of variety of assets such as foreign exchange, gold, government securities, etc. by the central bank. अब इसको कैसे यूज किया जाता है तो डेफिनेशन हो गई। अभी तक ये मतलब समझ आ गया हो कि इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई ज्यादा है। मनी सप्लाई ज्यादा है तो मनी सप्लाई ज्यादा होने की सिचुएशन में यहाँ RBI क्या करता है, RBI को उस मनी सप्लाई को मार्केट में से निकालना है, लोगों की परचेजिंग पावर कम करनी है। तो इससे वो क्या करता है, यहाँ वो सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देता है। देखिए ऐसे एरो के निशान से हम करेंगे कि RBI कैसे करता है। इन्फ्लेशन में कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम देख रहे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये जो हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको हम देख रहे हैं। यहां सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ कुछ भी है, जो भी एसेट्स है वो बेचना शुरू हो। और जब सेंट्रल बैंक सेल करेगा तो उसको कौन खरीदेगा, या तो कमर्शियल बैंक खरीदेंगे या पब्लिक खरीदेंगे या इंडस्ट्रीज फर्म्स खरीदेंगे, कोई भी खरीदेगा। अब जब उन्होंने सिक्योरिटीज को खरीद लिया तो उनका पैसा RBI के पास चला गया। तो इससे हमारे पास क्या होगा, सेल होगी, सेल होने से क्या होगा, रिडक्शन, कमी होगी, रिडक्शन इन मनी सप्लाई, क्योंकि लोगों ने जब सिक्योरिटीज को खरीद लिया, सेंट्रल बैंक ने बेचा, लोगों ने खरीदा, कमर्शियल बैंकों ने खरीदा, उनके पास पैसा कम रह गया। और कमर्शियल बैंकों ने इसको खरीदा तो कमर्शियल बैंकों के पास पैसा कम रह गया। उससे क्या हुआ, उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन की पावर फिर कम हो गई, क्योंकि जब पैसे कम है तो आगे उधार भी कम देंगे। क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया तो मनी सप्लाई अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, और मनी सप्लाई रिड्यूस होगी तो जो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। तो यहाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन में या तो सेल करता है या परचेज करता है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन, जब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में RBI सिक्योरिटीज को सेल करता है। RBI सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, RBI जब सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है तो इससे इकोनॉमी में जब कमर्शियल बैंक या प्राइवेट सेक्टर कोई भी सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, उसके पास मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। और अगर इसका उल्टा देखें, डिफ्लेशन में सेल की जगह क्या होगा, परचेज, वो परचेज करना शुरू कर देगा। मान लो कमर्शियल बैंक के पास कोई 2 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रखी हुई है, वो सेंट्रल बैंक ने परचेज कर लिया। अब सेंट्रल बैंक ने परचेज कर ली तो कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया 2 करोड़। अब 2 करोड़ रुपए आ गया, उसको आगे लोन में कन्वर्ट करेगा तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। मनी सप्लाई इंक्रीज होने से उनकी क्रेडिट क्रिएशन की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, क्रेडिट क्रिएशन की पावर इंक्रीज होगी, लोगों में डिमांड क्रिएट होगी, और जो डेफिशिएंट डिमांड है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये जो हम कर रहे हैं, बार बार बता रही हूँ, दूसरे तीसरे बार बता रही हूँ, एक एक पॉइंट को आपने अलग अलग करना है। कोई भी पॉइंट आपके पास ऐसे आ सकता है, एक्सेस डिमांड में कैसे यूज किया जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड में कैसे यूज किया जाएगा, मतलब यहाँ आपके पास कोई भी पॉइंट एक एक उसमें आ सकता है। इसी में एक टर्म आती है रिवर्स रेपो रेट, जो हमने सेकंड वाले की है रेपो रेट, इसमें है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में डिफरेंस होता है, क्या फर्क है? रेपो रेट
जो कमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक को देना है, और रिवर्स रेपो रेट। कई बार कमर्शियल बैंकों के पास बहुत सारे डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन उसके पास उधार लेने वाले अच्छे लोग नहीं है, या उधार लेने वाले मार्केट में हैं। अब उसके पास डिपॉजिट है, उसको तो कस्टमर का पैसा इंटरेस्ट के रूप में देना ही पड़ेगा। तो यहाँ कमर्शियल बैंकों के पास जब उधार लेने वाले नहीं आते, उनके पास एक्सेस डिपॉजिट इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो अपना एक्स्ट्रा पैसा है, वो अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं। आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं, तो आरबीआई जो डिपॉजिट उन्होंने किया, उस डिपॉजिट के ऊपर इनको इंटरेस्ट रेट पे करता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट। यह ध्यान रखना है, सीआरआर का जो पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है, उसके ऊपर आरबीआई को कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पैसा वो अपना डिपॉजिट करते हैं, तो उसके ऊपर आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट रेट पे करता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। तो अगर हम रिवर्स रेपो रेट देखें, तो रिवर्स रेपो रेट की डेफिनेशन क्या होगी? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक park their park their excess reserve with RBI। तो इसको भी कर लेना, रिवर्स रेपो रेट के साथ इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। अब उधर हम दूसरी तरफ जाएंगे। ये हमारे सारे क्वांटिटी मेथड्स हो गए। अब हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। अब क्वालिटेटिव मेथड्स हमारे पास यहाँ अगर आप देखो बोर्ड पर, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या हैं? क्वालिटेटिव मेथड्स जब इकोनॉमी में कई बार ऐसा होता है किसी एक सेक्टर में तो एक्सेस डिमांड और किसी दूसरे सेक्टर में डेफिशिएंट डिमांड, तो वहाँ ये जो मेथड हैं क्वालिटेटिव मेथड जो हैं ये इकोनॉमी में सब सेक्टर्स के ऊपर एक साथ अप्लाई नहीं होते, अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर अलग अलग से अप्लाई होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। इसमें हम दो करेंगे। फर्स्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन पहले देखेंगे। आपको पता है जब आप बैंकों के पास लोन लेने जाते हो तो बैंकों के पास लोन लेने के लिए आपको कोई ना कोई एसेट जो है वो उनके पास गिरवी रखनी पड़ती है। अब जब आप एसेट्स गिरवी रखेंगे उसकी जो वैल्यू है और आपका जो लोन सैंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस कहलाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने अपना हाउस गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में लोन लिया है। हाउस की जो प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, वो है 50 लाख, लेकिन आपका जो लोन सैंक्शन हुआ है वो है 40 लाख। 50 लाख में से 40 लाख माइनस किया 10 लाख, तो ये जो 10 लाख है ये है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जो लोन के लिए आपने एसेट्स रखी है एज ए मोर्टगेज और जो आपका लोन सैंक्शन हुआ है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू जो है वो कहलाती है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब एक्सेस डिमांड में इसको क्या किया जाता है? एक्सेस डिमांड में इसको इंक्रीज कर दिया जाता है। एक्सेस डिमांड में क्या होगा? इसको इंक्रीज कर दिया। आप 50 लाख का एक मकान गिरवी रख रहे हो, उसके बदले में सिर्फ आपको 30 लाख का लोन दिया जाता है, तो ये 20 लाख हो गया। एक्सेस डिमांड में इसको इंक्रीज कर दिया जाता है, लोग लोन कम लेते हैं। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में क्या करेंगे? डेफिशिएंट डिमांड में इसको डिक्रीज कर देंगे। 50 लाख के लोन के बदले में आपको 40 लाख का लोन देंगे। लोग लोन ज़्यादा करते हैं। अगर किसी को मान लीजिएगा हाउस अपना फाइनेंस करवाना है, अब 50 लाख उसकी कीमत है, 40 लाख लोन मिल गया तो उसको सिर्फ 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट अपने पास के लिए करना है, तो डेफिशिएंट डिमांड में इसको डिक्रीज कर दिया जाता है। उससे लोग लोन ज़्यादा लेते हैं, डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल में। तो ये हमारे पास मार्जिनल रिक्वायर्ड। इसमें भी वैसे ही पहले डेफिनेशन, फिर एक्सेस डिमांड में क्या यूज़ किया जाता है, डेफिशिएंट डिमांड में क्या यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट एक्शन। अब डायरेक्ट एक्शन क्या है? अभी जितने भी हमने मेथड्स यूज किए, चाहे वो क्वांटिटेटिव हैं चाहे क्वालिटेटिव हैं, अगर आरबीआई इनको कमर्शियल बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ये मेथड्स फॉलो करना है इकोनॉमी की सिचुएशंस के हिसाब से, अगर कोई कमर्शियल बैंक इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, अब आरबीआई को कैसे पता चलता है? आरबीआई उनकी बैलेंस शीट चेक करता है, उनका ऑडिट करता है, और वहाँ अगर ये पता चलता है कि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, जो आरबीआई कह रहा था वो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो यहाँ आरबीआई डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है। डायरेक्ट एक्शन में उस ब्रांच का लाइसेंस कैंसिल कर देना, वहाँ के जो स्टाफ है उनका इंक्रीमेंट रोक देना, उसकी जो है जो बैंक है उसको वहाँ से ख़त्म कर देना, ब्रांच को वहाँ से सील कर देना,
तो ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्शन। तो ये हमने क्वेश्चन किया क्रेडिट कंट्रोल मेथड। इतने सारे जो मेथड्स हैं कभी मिलके नहीं आएंगे, अलग अलग मेथड आपसे अलग अलग ही पूछा जाएगा। तो ये आपका जो यूनिट थी मनी एंड बैंकिंग, उसका लास्ट क्वेश्चन था। अब मनी और बैंकिंग में इसकी जो है दोबारा बता दूं, 4 वीडियोस बनी हैं। फर्स्ट में हमने किया था फंक्शंस ऑफ मनी, सेकेंड वीडियो में हमने किया था क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, थर्ड हमने किया था फंक्शंस ऑफ आरबीआई, और फोर्थ ये जो है ये हमने किया क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। ये यूनिट आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे छोटी यूनिट है सर। 4 इसमें क्लासेस हुई हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नई यूनिट शुरू